अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में सियासी, अदालती, अस्करी और मुआशी मुहाज से आज एक साथ अहम खबरें सामने आई हैं। दुबई में एक इंतहाई अहम सियासी बैठक हो रही है जिसमें खुद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी शरीक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज भी दुबई में हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जियो पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम लगाती रही, मगर अब अचानक IMF की शराइ तेजी से मान रही है और IMF प्रोग्राम बहाली की उम्मीद पैदा हो गई है। और तीसरी तरफ फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रही है और 9 मई के वाक़यात पर फौजी ट्रायल और खुद एहतसाबी से मुताल्लिक DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी एक बहुत अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दी है। कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं। DG ISPR ने 9 मई के वाक़यात में अहम फौजी तंसीबात की हिफाजत में नाकामी पर फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात बताई और कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया है। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई कर ली गई है। 9 मई को मुतअद्दिद गैरजन्स में जो पुरतशद्दद वाक़यात हुए उस पर 2 इदारा जाती जामे इंक्वायरीज की गई, जिनकी सदारत मेजर जनरल्स के ओहदे के अफसरान ने की। इन कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया कि जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरजन्स, फौजी तंसीबात, GHQ और जिन्ना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। मैं ये भी बताता चलूं कि फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मुआशरती हैसियत में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी जाती। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि 9 मई के वाक़यात में खुद एजेंसियाँ मुलव्विस हैं। DG ISPR ने इस इल्ज़ाम का जवाब दिया और कहा कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं कही जा सकती। बदकिस्मती यह है कि ख़ास सियासी जमात की क़यादत के पास प्रोपेगेंडे के अलावा और कोई हथियार नहीं है। ये जो आपने बात की है कि 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करती। CCTV फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से ये वाजे होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तंसीबात को निशाना बनाया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की, फौजी क्यादत के खिलाफ जहन साजी की। मैं आपसे सवाल करता, क्या ये जहन साजी फौजी क्यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमला करवाया गया। क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदेरा, तिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, मियांवाली और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? जब ये चल रहा था सिलसिला, तो उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था? मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो। क्या ये फौज करवा रही थी? इससे ये साबित होता है कि बदकिस्मती से झूठ, तफरीक और प्रोपेगेंडा के अलावा एक खास सियासी गिरोह और उसकी क़यादत के खिलाफ के पास कोई और हथियार नहीं रह गया। ये बदकिस्मती है इस वक्त। इसके अलावा DG ISPR ने कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने लोगों की अपनी ही फौज के खिलाफ जहन साजी की। इन मनसूबा साजों को बेनकाब करना और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। मास्टरमाइंड्स कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी ही फौज के खिलाफ, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में ये तासुर डाला कि ये जायज है कि अपनी फौज के खिलाफ चल पड़ो और उसी पे पेट्रोल बम फेंक दो, उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारो और उनकी शोहदा के अलामात हैं उनको गिराओ, उनको जलाओ। वही मास्टरमाइंड है इसका। आप सबके सामने रोजे रोशन की तरह है ये जो मनसूबा साज और सहूलतकार है। अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाक़े से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। सानिया 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतजिर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मजमूम मकासद के लिए इस वाक़े को दोहराएगा। इसके अलावा इमरान खान मुसलसल आर्मी चीफ से राब्तों की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं और ये शिकवा कर रहे हैं कि फौजी क़यादत की तरफ से उनके पैगामात का जवाब नहीं दिया जा रहा है।
RDGISPR से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाक फौज पहले ही कह चुकी है कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तफाक राय पैदा करें। फौज ऐसे अमल को सपोर्ट करती रहेगी। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम। चेयरमैन मुसलसल इस बात पर बज़िद हैं कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट भी लचक दिखाएगी? क्या मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी? 9 मई के बाद 15 मई को स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उसके एलामियों को बगौर पढ़ें तो उसमें ये कहा गया है कि पाक फौज ये चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तफाक राय पैदा करें। उसी एलामिये में ये भी कहा गया कि पाक फौज हर ऐसे अमल को सपोर्ट करती है और करती रहेगी। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम है, मुकद्दम है और बिला तफरीक है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से दरख्वास्त ज़ेर समाअत हैं। इस हवाले से भी DGISPR से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये मामला ज़ेर समाअत है। मुल्क में 17 मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही हैं। ये 9 मई से पहले भी फ़ाल थी और इन कोर्ट्स में 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स ने शवाहिद की बुनियाद पर मुंतकिल किए हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद जो फ़ौजी अदालतों का क़याम किया गया है और उसमें जो मुलव्वस अफराद हैं उनका ट्रायल किया जा रहा है, उस हवाले से काफ़ी अबहाम हैं। क्या सराहियाँ हो रही हैं कि उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा और उनको सज़ाएँ कितनी होंगी? आपने तो स्टार्ट ही सब्जेक्ट सवाल से किया। ये मिलिट्री कोर्ट्स जो से हैं इनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मार्जे वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद थी। इन स्टैंडिंग कोर्ट्स में जैसा मैंने आपको बताया 102 शरपसंदों के केसेस सिविल कोर्ट्स सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया है। इन तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल। ये आर्मी एक्ट आईने पाकिस्तान और कानून का कई दिहाइयों से हिस्सा है और ये कि इसके तहत सैकड़ों केसेस निपटाए जा चुके हैं और ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसके ड्यू प्रोसेस को पूरी जांचबीन के बाद वैलिडेट किया। इन तमाम हकायक की मौजूदगी में अगर कोई भी झूठा बयानिया बनाए तो वो बना सकता, लेकिन ये हकायक को वो नहीं झुठला सकता। एक तरफ DGISPR ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस 102 अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल की बात की, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक तवील समाअत हुई, मगर दलाइल से पहले ही बेंच एक बार फिर टूट गया। पहली समाअत के बाद जो 9 रुकनी बेंच टूटकर 7 रुकनी बेंच रह गया था, आज वो 7 रुकनी बेंच भी टूटकर 6 रुकनी बेंच बन गया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह हुकूमती एतराज़ के बाद बेंच से अलहदा हो गए और बाकी 6 जजेस ने समाअत आगे बढ़ाई। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए और गुज़िश्ता समाअत का हवाला देकर कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज़ तो नहीं है। मैंने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं है, लेकिन अब मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। तो चीफ जस्टिस उमरता बदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। क्या आप जस्टिस मंसूर अली शाह पर जानिबदारी का एतराज़ उठा रहे हैं या फिर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज़ उठा रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज़ किया है। तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं है। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। ये जजेस पर एतराज़ करने के तसलसल की एक कड़ी है। इलेक्शन केस में 90 दिनों पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, बस बेंच पर एतराज़ किया गया। पार्लियामेंट में हमें लाइक माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता है। हुकूमत करना क्या चाहती है? क्या हुकूमत भी बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? हमने हुकूमत की बहुत सी बातों को बर्दाश्त किया। हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही है, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि वक्त एक कदम पीछे हटने का है। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया और कहा कि मैं मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। तो वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त की कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले पर नजरसानी करें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया कि मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह जानता हूँ, कोई एक उंगली भी उठा दे तो फिर मैं कभी उस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब मौजिज़ जज खुद ही मुआज़रत कर चुके हैं। क्या वज़ीर आज़म को बुलाकर पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज़ क्यों उठाया गया? जस्टिस मंसूर अली शाह वो इंसान नहीं है कि उनकी रिश्तेदारी फैसले पर असरअंदाज हो। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा एक दरवेश इंसान है। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस जवाद ख्वाजा को फ़ायदा देंगे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तज़हीक मत करें। हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी उठ रहे हैं, आपस में मुशावरत के बाद आगे का लाए अमल तय करेंगे। इसके बाद तमाम जजेस कमरा अदालत से उठकर चले गए। अहम बात यह है कि इस केस की पहले ही समाअत में जैसे कादिर फायदी साहब जैसे सरदार तारिक मसूद को बेंच से अलग किए जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद कहा था कि वो इस केस
के एक दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के रिश्तेदार हैं, लिहाजा किसी को एतराज़ है तो बता दें। इस पर दरख्वास्त गुजार समेत हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने भी कहा था कि उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच में मौजूदगी पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आज तीसरी समाअत में ही अटॉर्नी जनरल ने उसी बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा दिया और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह खुद ही बेंच से अलग हो गए। और अब से कुछ देर पहले आज की समाअत के जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट भी है, जिसमें उन्होंने अपनी बेंच से अलहदगी की वजूहात पर बात करते हुए ये भी बताया है कि इस मामले में फुल कोर्ट ना बनाए जाने पर उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर इसके बावजूद वो इस बेंच का हिस्सा इसलिए रहे क्योंकि वो समझते थे कि किसी भी तरफ से उन पर एतराज़ ना होने के बावजूद उनका बेंच से अलहदा होना एक ऐसे मामले में आईनी जिम्मेदारी से फरार होगा कि जिसमें अवाम के बुनियादी हुकूक का मामला ज़ेर बहस है। अहम बात यह है कि ऑडियो लीक्स कमीशन से मुताल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन पर एतराज़ उठाया था, लेकिन उनमें से कोई भी जज बेंच से अलग नहीं हुआ था। हालांकि चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो समेत कुछ दीगर ऑडियोज़ में जजिस के तस्करे का मामला था, मगर आज जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग हो गए और फिर एक वक्फे के बाद 6 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत शुरू कर दी। इस बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। आज समाअत फिर शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि हमारी एक दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगा, हमने फौजी अदालतों को चैलेंज किया था। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि हामिद खान साहिब, आपको बाद में सुनेंगे, जो सुबह सेटबैक हुआ है उससे रिकवर हो रहे हैं, आईनी बहस के बजाय दीगर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके बाद दरख्वास्त गुजार जुनैद रज़ाक के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज़ कर दिया और कहा कि मेरे मौक्किल के बेटे का मामला मिलिट्री कोर्ट्स में है, ट्रायल सिर्फ आर्टिकल 175 के तहत तैनात किया गया जज कर सकता है। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि फौजी अदालतों के खिलाफ हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त क्यों दायर नहीं की जा सकती, तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट फौजी अदालतों की हैसियत का तयन नहीं कर सकती। किसी भी अदालत में ट्रायल हो लेकिन शहरी को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि आपकी दलील फोरम से मुताल्लिक है या बुनियादी हुकूक के मामले पर है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अभी किसी का ट्रायल शुरू हुआ है, तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अभी किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर आप मफरूजे की बात कर रहे हैं कि जब ट्रायल होगा तो ये होगा वो होगा, अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, कार्रवाई का आगाज ही नहीं हुआ, तो आप क्यों ट्रायल में शहरी के हुकूक की बात कर रहे हैं? ऐसे तो कल मिलिट्री अफसरान के ट्रायल पर भी बात की जाएगी। अपने केस पर दलाइल दें, हमारे पास महदूद वक्त है, कल आखिरी वर्किंग डे है। सलमान अकरम राजा ने एक और केस का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी बड़े तनाज़े में ना पड़ें, दलाइल को सादा रखें ताकि हम केस को ख़त्म कर सकें। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D आइन से तजावुज़ नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि बेहतर ना होगा कि पहले देखा जाए कि सिविलियन पर आर्मी एक्ट सेक्शन 2D का इतलाक होता है या नहीं। अगर आप इस बात पर आमादा हैं कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता है तो फिर केस क्या है? आप आर्मी एक्ट को चैलेंज कर रहे हैं और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि जो अफराद आर्मी एक्ट के तहत डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करते हैं तो क्या उन पर बुनियादी हुकूक का इतलाक नहीं होता? आपके दलाइल का मकसद समझना चाह रहे हैं? तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि इल्ज़ाम की बुनियाद पर फौजी अफसरान या सिविलियन पर आर्मी एक्ट की शिक 2D का इतलाक नहीं हो सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या आप फौजी अफसरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आपका केस सिविलियंस के बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक है। आप जो बातें कर रहे हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर करें। आप जिन अदालती फैसलों का हवाला दे रहे हैं वो दहशतगर्दों के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक हैं। अदालत को ये तो बताएं कि फौजी अदालतों से मुताल्लिक पुराने फैसलों में क्या खामियां हैं? क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि फैसले आर्मी चीफ या उनकी बनाई हुई कमेटी के सामने ही चैलेंज हो सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप ये कह सकते हैं कि इन कोर्ट्स में अपील का दायरा वसी होना चाहिए। इस दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि मिलिट्री कोर्ट अदालत है या नहीं है, तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट अदालत है जो सिविलियंस की जिंदगी और आज़ादी छीनने का इख्तियार रखती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि यानी आपको सिर्फ सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अमरीकी कानून इन सिविलियंस के बारे में क्या कहता है जो रियासत के खिलाफ डट जाएं? तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अमेरिका में सिविलियंस की गैर रियासती सरगर्मियों पर भी ट्रायल सिविल अदालतों में ही होता है। जैसे मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क दिए कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट मतवाजी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते। तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि जी मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सिविलियन को बुनियादी हुकूक नहीं मिलते। आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर ट्रायल होता है, लेकिन सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का मामला नहीं है।
सिविलियंस की दो इकसाम हैं। एक वो सिविलियन हैं जो आर्म फोर्सेस को कोई सर्विसेज फराहम करते हैं। फोर्सेस को सर्विसेज फराहम करने वाले सिविलियंस मिलिट्री डिसिप्लिन के पाबंद हैं। दूसरे सिविलियंस वो हैं जिनका फोर्सेस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो मुकम्मल तौर पर सिविलियंस हैं। उनका ट्रायल आर्टिकल 175(3) के तहत तैनात किया गया जज ही करेगा। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि ये एक अच्छा पॉइंट है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि 21 आईनी तरमीम का फैसला देखें। मुसल्लह अफवाज पर हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट के निफाज का जिक्र है। इस दौरान समाअत में एक और वक्फा हुआ और जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट का 21वीं आईनी तरमीम का फैसला पढ़कर सुनाया और इस केस में हुक्म इम्तिना देने की इस्तदा कर दी। साथ ही ये भी कहा कि मेरे मौक्किल को बेटे से मिलने की इजाज़त तक नहीं है। खानदान के अफराद को ज़ेर हिरासत अफराद से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके बाद चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरे मौक्किल का मौक़िफ़ है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस किसी को रिहा ना किया जाए, लेकिन उनका कानून के मुताबिक ट्रायल तो किया जाए। मेरे मौक्किल का नाम किसी वजह से TV पर चलाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त आर्मी एक्ट का इतलाक़ करना बदनीयती है। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अलग पटिशन दाखिल की है। PTI की पटिशन है कि 9 और 10 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, कानून के मुताबिक ओपन और पब्लिक ट्रायल किया जाए। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मकासद और ख्वाहिशात हमारे सामने बयान ना करें। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान को रोस्टर पर बुला लिया और उनसे मुकालमा किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, हमें कुछ यकीन दहानियां चाहिए। मिलिट्री ट्रायल्स का क्या बना, क्या कोई पेशरफ्त हुई है? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी तहकीकात चल रही हैं। मुमकिन है तहकीकात के दौरान 102 अफराद में से बहुत सौ को छोड़ दिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, पिक एंड चूज के पीछे क्या वजूहात कार फरमा हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जिन अफराद ने ममनुआ मकामात पर हमला नहीं किया उनको छोड़ दिया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप ये बयान अपने मौक्किल की हिदायत पर दे रहे हैं या ज़ाती तौर पर दे रहे हैं? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं अदालत में कोई भी बात हिदायत के बगैर नहीं करता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उम्मीद करता हूं कि इस केस की समाअत के दौरान किसी का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। जो अफराद गिरफ्तार किए गए उनकी मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। जैसे मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि कहा जा रहा है कि कुछ अफराद मुकम्मल तौर पर गायब हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर मुझे नाम बता देंगे तो पता करा लेंगे कि कौन कहाँ है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल मिलिट्री कस्टडी में मौजूद 102 अफराद की मुकम्मल तफसीलात कल फराहम करें। जो लोग ज़ेर हिरासत हैं उनसे अहले खाना को मिलने की इजाज़त दी जाए। गिरफ्तार अफराद को तमाम तर सहूलियात फराहम करें। ज़ेर हिरासत लोगों को रीडिंग मटेरियल फराहम करने की इजाज़त होनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी और सलमान अकरम राजा की फौरी हुक्म इम्तिना देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। इसी तरफ सियासी मैदान में भी हलचल हो रही है। पाकिस्तान की आला तरीन सियासी क़यादत दुबई में मौजूद है। नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंचे हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान से दुबई पहुंचे हैं। मरियम नवाज भी लाहौर से दुबई पहुंची हैं और इम्कान है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी दुबई जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात पर तवील बैठकें जारी हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात में खुसूसी मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है, जिसके बाद मरियम नवाज ने इन खुसूसी मीटिंग्स पर पार्टी क़यादत को एतमाद में लिया है। दुबई में क्या हो रहा है? इसके अलावा DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या नजर आता है, कहाँ मामला जा रहे हैं, अंदर की बात जानेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। सीनियर साहब ज़कार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुबई में मीटिंग। उस सबसे पहले जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें साने है 9 मई के हवाले से कि सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कैफर किरदार तक अगर नहीं पहुँचाया तो फिर कोई और सियासी ग्रोह भी अपने मज़मूम मकासद के लिए यही कुछ दोहराएगा। असल में बड़ा कैटेगोरिकल मैसेज है, क्योंकि खान साहब बारहा कहते आए कि जी तो मनसूबा साजी के तहत हुआ था, जो कुछ 9 मई को किया गया था आज उसका भी जवाब दिया, बड़े अग्रेसिव अंदाज में दिया। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बड़ा तंजिया जवाब इसके बावजूद दिया है। आप पहले भी कह रहे थे कि बहुत कुछ मुश्किल वक्त आने वाला है जिसका इमरान खान साहब को पता नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उसका पेश खेमा है? जी हाँ शाहजेब साहब, देखें अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं समझ रहे सूरत हाल की नज़ाकत को, और अभी तक बहुत से लोग जो हैं वो उनको यही यकीन दिला रहे हैं कि आप फ़िक्र ना करें, ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारा मामला जो है इसको उल्टा के रख देगी। लेकिन अब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे आपको ये तो अंदाज़ा हो गया ना कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। मामला जो है वो पहले ये होता था कि पाकिस्तान में किसी सियासतदान पर कत्ल का मुकदमा हुआ, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई, किसी सियासतदान पे
करप्शन का इल्ज़ाम लगा, उसको नाअहल करार दे दिया गया। कोई सियासतदान जो है उस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, कोई दो साल जेल में रहा, कोई 4 साल रहा। आसिफ जरदारी साहब 12-13 साल जेल में रहे। लेकिन ये मामला जो है ये अब बहुत ही गंभीर हो गया है, ये बहुत ही तशवीशनाक हो गया है, इसलिए कि जो आज बताया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज के कुछ सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर दी गई है। और वो ये DGISPR जो हैं उन्होंने बहुत एतमाद के साथ ये बताया कि इस 9 मई का जो वाक़या है इसकी मनसूबाबंदी बहुत अरसे से हो रही थी। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक मुसल्लह बगावत का मनसूबा बनाया गया था और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उस मनसूबे में बराह रास्त मुलव्वस करार दी जा रही है और उसका हिस्सा थी। और इस सिलसिले में जो मज़ीद तफसीलात हैं वो बड़ी भयानक होंगी, जिन तफसीलात का आज ऐलान नहीं किया गया। वो तफसीलात जब आपके सामने आएंगी, जब तहरीक इंसाफ ही के कुछ सीनियर रहनुमा जो हैं, जब वो ये बयानात देना शुरू करेंगे कि जनाब हमें जब इस मनसूबे में शामिल करने की कोशिश की गई या हमें कोई टास्क दिया गया और हमने इससे इख्तलाफ किया तो फिर हमारे साथ क्या हुआ, तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। और फिर किसके लिए बिगड़ेगा? वो तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उनके लिए बिगड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अब तो खैर काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी भी जो लोग ट्विटर हैंडल चला रहे हैं उनको चाहिए कि कुछ अपना नहीं तो अपने घर वालों का ख्याल करें। कल को जब ये सारे के सारे लोग जो हैं इस मुसल्लह बगावत के मंसूबे में धर लिए जाएंगे तो फिर ये आपके मेरे पीछे भाग रहे होंगे कि यार हमारे लिए कुछ करें। वैसा मगर अब असद उमर साहब एक रहनुमा है जो मीडिया पर आए और उन्होंने तो बताया कि जो कुछ हो रहा था 9 मई के वाक़यात की तरफ जिस तरह चीज़ें गई, यानी वो ये कह रहे थे कि ये 9 मई को जो हुआ वो तो होना ही था। फैज़ हुसैन चौहान साहब ने आके बताया कि उसके बाद भी इमरान खान साहब ने कहा कि कोई कंडेम नहीं करेगा और ये 14 मई तक के हालात वाक़यात बता रहे हैं। जिन रहनुमाओं की आप बात कर रहे थे, कुछ रहनुमा हैं जिन्होंने सहाफ़ियों से बात की है, वो रूपोश भी हैं मगर उसके बावजूद बता रहे हैं कि हम तो मना किया करते थे कि जिस सिमत में पार्टी जा रही है उस सिमत में नहीं जाना चाहिए, तो हमारे ऊपर तंज हुआ करता था और कहा जाता था कि जी आप तो कोई उनके एजेंट बन गए हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप तक से निकाल दिया जाता था, मगर उसके बावजूद वो रूपोश हैं और कह रहे हैं कि हमें भी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जब खुद रहनुमा आके कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ, असद उमर जैसे, फैज़ हुसैन चौहान जैसे, मगर खान साहब का ये इंसिस्ट करना कि ये साजिश थी और ये बाकायदा तौर पर मुझे पार्टी बैन करने के लिए, मुझे गिरफ्तार करने के लिए साजिश थी, आपके ख्याल में ये इस पर इंसिस्ट करना कोई फ़ायदा दे रहा है उन्हें? नहीं, ये उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। दरअसल वो डिपेंड कर रहे हैं एतजाज़ अहसन साहब पे, लतीफ़ खोसा साहब पे, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब पे। वो डिपेंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। उनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फ़ैसला देगी कि हम इन सारे मामलात से बच जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही डेंजरस गेम है और इसमें अब ऐसे मामलात हैं कि सारी तफसीलात जो हैं वो मैं वो अभी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि बड़ी सेंसिटिव इसकी तफसीलात हैं। तो ये मामला जो है ये जो आप देखें ना कि ये कहा गया कि हम फैसिलिटेटर्स को भी नहीं छोड़ेंगे, तो फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर तो वो सारे लोग हैं ना जो चाह रहे हैं कि ये सारे 9 मई के जो ज़िम्मेदार लोग हैं इनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ना चले। तो अब ज़ाहिर बात है एक असूली मौक़िफ़ है मेरा तो हमेशा से कि जी सिविलियन कोर्ट्स में मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन फिर हमें सवाल किया जाता है कि जी क्या सिविलियन कोर्ट में ये मुकदमा जो है इसका लॉजिकल कंक्लूजन निकल आएगा 3 महीने में, 4 महीने में? तो वहाँ पे भी हमारे पास भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक आपका सवाल है तो जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है और ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने लिए ट्रबल को इनवाइट किया है। उनको कुछ लोगों ने मिसगाइड किया कि जी वो बहुत मकबूल रहनुमा हैं और वो मकबूलियत के घोड़े पे सवार हो गए और उन्होंने उस सवारी के दौरान उस घोड़े के सामने आने वाली हर चीज़ को रोंद डालने की कोशिश की, लेकिन सूरत हाल जो है वो कहीं और ही जा रही है। साहब दूसरी तरफ दुबई में एक बड़ी अहम मीटिंग हो रही है, बल्कि मीटिंग्स हो रही हैं, नशिस्तें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब भी दुबई में, मरियम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी, फिर साथ में आसिफ अली जरदारी साहब, इनकी आपस में मुलाकातें। खबरें आ रही हैं कि जी सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया गया कि पंजाब में राजा परवेज़ अशरफ साहब, गिलानी साहब, चंद साहब, इनके ऊपर कुछ मामला जो हैं उस पर नून लीग अपना नुमाइंदा ना खड़ा करे। आपने पहले खबर दी थी कि इनकी इख्तलाफ होंगे, नहीं इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, वो खबर दुरुस्त साबित हुई। चेयरमैन PCB के ऊपर पीछे हटना पड़ा नून लीग को, फिर फंड्स वज़ीर आज़म को जारी करने पड़े, मगर
फिर नून लीग ने कहा कि मामला ठीक हो गए हैं। अब ये दुबई में क्या हो रहा है? केयर टेकर सेटअप के हवाले से भी खबरें आ रही है कि वो भी उस पर भी बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए शाहजेब भाई, मेरे लिए सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि मेरे बहुत से जो कुलीग्स हैं, आपके भी कुलीग्स हैं, वो सुबह से खबरें दे रहे हैं कि फ़लाँ की फ़लाँ से मुलाकात हो गई, फ़लाँ ने फ़लाँ से मुलाकात कर ली, फ़लाँ के बारे में सीट एडजस्टमेंट का फ़ैसला हो गया और खाना तक खिला दिया एक दूसरे को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जब कुछ रहनुमाओं से बात हुई, मैंने पूछा कि क्या खाया फिर आज आपने? उन्होंने कहा कहाँ पे? मैंने कहा जी वो खबर चल रही थी कि आपने खाना खाया है, तो फ़लाँ के साथ खाना खाया। तो वो हंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा वो सीट एडजस्टमेंट, उन्होंने कहा कोई सीट एडजस्टमेंट की ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को पंजाब में लगता है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ के जीतना उनके लिए मुश्किल है, वो खुद ही ऐसी खबरें फीड करवा रहे हैं कि जी आप देखें ना, ये जो नाम आपने लिए हैं 3-4 नाम, उसमें और भी कुछ लोगों के नाम आप शामिल कर लें, तो इन्हीं लोगों के नाम क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है कि इन्हीं लोगों ने खबर फीड की है कि जी सीट एडजस्टमेंट पे बात हुई है। सीट एडजस्टमेंट पे बात तो उस वक्त होगी जब ये तय हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन अलायंस बनाना है या नहीं बनाना, और अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। बहुत से सारे मामलात हैं, निगरान हुकूमत कब बनेगी, असम्बली को कब डिज़ोल्व किया जाएगा, ये सारे मामलात हैं। उसके बाद जाके सीट एडजस्टमेंट की बात होगी। तो बस मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि एक सीनियर रहनुमा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी कि जी उन्होंने रात को फ़लाँ सीनियर रहनुमा के साथ खाना खाया। तो उन्होंने कहा भाई कि जो खाना मैं खाता हूँ वो तो दूसरा रहनुमा वो खाना खा ही नहीं सकता, मेरा खाना और है, उनका खाना और है, मेरा जो कुक है वो उनके पास नहीं है, उनका कुक जो है वो मेरे पास नहीं है। तो हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलके चाय पी लें, आइसक्रीम खा लें, ग्रीन टी पी लें, लेकिन खाना तो हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते। सर ये दुबई में मिले किस लिए हैं फिर? क्या ऐसा एजेंडा है, क्या ऐसा होने जा रहा है जिसके लिए मुलाकात कर रहे हैं? जो पाकिस्तान में इनके दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत से मामलात हैं, ज़ाहिर बात है उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। देखें अभी तक तो नवाज शरीफ साहब को ये क्लियर नहीं है कि 2023 में इलेक्शन होना या नहीं होना। तो अगर उनको क्लियर होगा कि इलेक्शन होना है और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलानी है, फिर ही वो पाकिस्तान वापस आने की मनसूबाबंदी करेंगे ना। तो ये सारे मामलात हैं ना, इस पर सलाह मशवरे की ज़रूरत है, सारी बातें टेलीफोन पर तो नहीं हो सकती। जो खबरें हमारे साथी चला रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट पे भी बात हो गई है, वो खबरें बिल्कुल गलत हैं। ये कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ को खाना खाने की ऑफ़र दी या खाना खिला दिया, ये भी सब कुछ गलत है। हाँ, कुछ अभी अलैक सलैक हुई है, सलाम दुआ शुरू हुई है, अभी तफसीली मुलाकातें बाद में होंगी। और साहब, और 2023 में इलेक्शन के हवाले से ये मामलात आपको लग रहा है कि होने जा ही रहे हैं, या फिर नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी कुछ शक्कू को शुबात इस हवाले से पाए जाते हैं कि जी शायद हम तो चले जाएंगे अगस्त में, मगर फिर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे? देखिए कोई शक्कू को शुबात नहीं है। ये दोनों जो बड़ी पार्टियां, इन्होंने बहुत से मामलात जो हैं वो बहुत से लोगों पे छोड़ रखे हैं। तो जब वो फैसला करेंगे कि इलेक्शन कब होना है तो इलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो है ना कि अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन अब हम क्या करें कि पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी 3 महीने के लिए आई थी इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, बाकी सब कुछ करवाया। तो इसी तरह अब अगर ये पार्लियामेंट का टेन्योर ख़त्म होता है और अगस्त में एक निगरान हुकूमत आती है, तो वो 3 महीने के लिए तो शायद ना आए, ना हो सकता वो भी 6 महीने के बाद इलेक्शन करवाएं। बहुत शुक्रिया, आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं। मईशत के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अहम खबर आ रही है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की MD की पेरिस में मुलाकात के बाद एक बार फिर IMF प्रोग्राम बहाली की उम्मीद बहाल हो गई है और इस खबर पर आज स्टॉक मार्केट में 1371 पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की कदर में भी बेहतरी आई है। जुमेरात को वज़ीर आज़म और MD IMF की मुलाकात के बाद वज़ीर ख़जाना एक एक करके IMF की तमाम शराइत पूरी करते नजर आ रहे हैं। हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए तेज़ी से इक़दामात कर रही है। हुकूमत ने पहले बजट को IMF की डिमांड्स के मुताबिक एडजस्ट किया और आज
स्टेट बैंक ने इमरजेंसी मीटिंग करके शरह सूद 1% बढ़ाकर 22% कर दी है। हालांकि 2 हफ्ते पहले ही स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की थी और शरह सूद में कोई इजाफा नहीं किया था और साथ ही बताया था कि महंगाई बुलंद तरीन सतह देख चुकी है, जून के बाद नीचे जाएगी, यानी शरह सूद मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मगर 2 हफ्ते बाद ही आज अचानक इमरजेंसी मीटिंग करके शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है, जिसे IMF की एक और शर्त पूरी करने के तौर पर देखा जा रहा है। और इस वक्त शरह सूद बढ़ाने के बारे में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में बताया गया है कि कमेटी ये समझती है कि इजाफी टैक्स इकदाम मुमकिन तौर पर महंगाई में बराह रास्त या बिलवास्ता किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि दरामदाद में छूट देने से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर प्रेशर पड़ सकता है, जिससे एक्सचेंज रेट में इजाफा तवक्का से ज़्यादा मकामी कीमतों पर मुंतकिल हो सकता है। इस पेशरफ से निपटने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसमें शरह सूद बढ़ाकर 22% करने पर इत्तफाक किया गया है। शरह सूद में इजाफा हुकूमत की जानिब से IMF को मनाने के लिए किए जाने वाले हालिया इकदाम के पेश नज़र किया गया है और स्टेट बैंक की तरफ से बताई गई वजूहात पर तनकीद हो रही है कि एक तरफ हुकूमत ने आमदनी पर टैक्स लगाए हैं, 2 लाख रुपए माहाना से ऊपर की तनख्वाह पर टैक्स बढ़ा दिए हैं और दूसरी तरफ मईशत पहले ही सुसरवी का शिकार है, तो उन्हीं टैक्सेस को शरह सूद में इजाफे के तौर पर बयान करना मजे का खेज करार दिया जा रहा है। हफ्ते को वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बजट में 300 अरब रुपए की तरामीम की, जिसमें IMF की डिमांड के मुताबिक अखराजात को कंट्रोल करना भी शामिल है। हुकूमत ने IMF की बेशतर शराइत मान ली हैं, जिसमें पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करना शामिल है। इसके अलावा उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माहाना वजीफा भी बढ़ाया गया है। इसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट को 450 अरब रुपए से बढ़ाकर 466 अरब रुपए कर दिया गया है। बजट में 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस और तकरीबन 85 अरब रुपए के अखराजात में कमी का ऐलान किया गया है, ताकि खसारा कम किया जा सके। अब टैक्स वसूली का हदफ बढ़कर 9415 अरब रुपए हो जाएगा, जबकि पार्लियामेंट के बाद आज सदर ने भी फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। तमाम इकदाम के बाद हुकूमत को IMF की तरफ से मस्बत रद्द अमल की उम्मीद है। इस हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद है। IMF को मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी आज फराहम कर दिया जाएगा। IMF कल MEFP पर अपना रद्द अमल देगा। MEFP की मंजूरी के फौरी बाद स्टाफ लेवल मुआहदा और बोर्ड इजलास होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात में प्रोग्राम बहाली पर इत्तफाक हुआ था और पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग पर IMF से नरमी की दरख्वास्त की थी। 6 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग में नरमी के बदले मजीद टैक्स लगाने की शर्त रखी गई थी। अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौतियां करने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। हुकूमत ने IMF की शर्त मानते हुए पेंशन में इस्लाहात मुतारिफ करा दी। MEFP के मुताबिक 1 लाख डॉलर्स तक बगैर आमदनी बताए तरसीलात ज़र की तजवीज़ वापस ले ली गई है। तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में इजाफा और दरामदाद पर पाबंदी उठा ली गई है। पेट्रोलियम लेवी को भी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर किया जाएगा। यानी यही हुकूमत जो पहले IMF प्रोग्राम की अदम बहाली पर जियो पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम लगा रही थी, आज वो उसकी बहाली के लिए एक के बाद एक फौरी इकदाम उठा रही है। IMF के मौजूदा प्रोग्राम को खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। मेहताब हैदर साहब बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, फाइनली समझा जाए कि प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आने जा रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने जो IMF की प्रिस्क्रिप्शन थी उसके तहत इकदाम जो है वो लिए हैं। आपने बजट के अंदर देखा कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कह रही थी कि हमने सारे इकदाम लिए हैं और उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही इकदाम को फिर वापस लिया गया। आपने देखा कि पहले 223 अरब रुपए के टैक्सेस लिए जब डार साहब ने बजट पेश किया था, उसी के तहत आप ये देखें कि 215 रुपए की मज़ीद एडिशनल टैक्सेस लगा दिए गए। इसी तरह अखराजात में भी कटौती की गई। इसी तरह जो एमनेस्टी स्कीम थी उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो ये वो सारी शराइत थी जो IMF के प्रोग्राम के अलाइन थी, तो वो सारी शराइत पूरी कर दी गई हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि MEFP का डॉक्यूमेंट जो कि IMF उसको क्लियरेंस करके वापस भिजवाए। अगर उसके अंदर कोई एडिशनल चीज़ ना हो तो हमें फिर भी 1 से 2 दिन कम से कम रिक्वायर्ड होंगे कि हम उसको पढ़ें। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस IMF ने कर दी, चूँकि आपको पता है 30 जून की डेडलाइन भी है, लेकिन हमें उस MEFP के डॉक्यूमेंट को पढ़कर अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस हुई तो इनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। वैसे और समझा जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर दोनों तरफ से अब लगता था, एक बयान आता था अग्रे से, फिर वहाँ से जवाब भी आता था कि मामला तय पा गए हैं, हम नए रिव्यू की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो वो डेडलॉक वाली सूरत हाल थी, हम उससे निकल आए हैं। और अब तो यही की जा रही है कि 30 जून से पहले पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा तो उसके बाद आपको पता है कि LOI पे साइन करके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भिजवाएंगे। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की ये तवक्को है कि वो मैनेज किया जाएगा
30 जून की डेडलाइन को। लेकिन अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद नवा रिव्यू का जो जायज़ा है उसकी कंप्लीशन की तरफ जो है वो हम तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। सब और इस सब में वजारत ख़जाना ज़रा जल्दी जल्दी मानी है, वज़ीर आज़म ने दबाव डाल के मनाया, क्योंकि उनका तो इसरार रहता था कि हमने सारी शराइत पूरी कर दी है, कहते तो इनफैक्ट वज़ीर आज़म भी थे। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी पेरिस के अंदर उसने बड़ा ही एक क्रूशल रोल प्ले किया और उसके बाद 3 दिन तक जो है वो पूरी रात पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये मुज़ाकरात जारी रहे। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पहले जो प्राइम मिनिस्टर का रोल था और उनकी टीम का रोल था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अल्टीमेटली टेक्निकल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और IMF को वो टेक्निकल चीज़ें जो है वो सारी तय करनी पड़ी, जिसके नतीजे में आपने देखा कि बजट को भी रिवाइज़ किया गया, आज मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आई और आइंदा भी कुछ न कुछ ऐसे इकदाम मज़ीद होंगे जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने सुनी आज बड़ा मेहता। अल्लाह हाफ़िज़।